नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के थार मरुस्थल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर थार मरुस्थल है कहाँ, कैसी कोई भी क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है उसके बारे में। तो जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो थार का मरुस्थल महान भारतीय मरुस्थल तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम से भाग में स्थित एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों किसी भी क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं, मरुस्थल का मतलब क्या होता है और इसके बारे में, या किसी भी क्षेत्र को हम मरुस्थल की श्रेणी में क्यों लेकर जाते हैं। तो आपको बता दूं कि जैसे ये भारत का नक्शा दिख रहा है, इसमें जो एक क्षेत्र है राजस्थान का क्षेत्र और गुजरात, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र, इस क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में मरुस्थल के लगभग 85% हिस्से हैं और पाकिस्तान के क्षेत्र में 15% हिस्से हैं। और पाकिस्तान वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं चोलिस्तान या चोलिस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दूं कि ये वाला जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये वाला क्षेत्र जो है भारत के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये मरुस्थल जो है, इसके बारे में कुछ फैक्ट जो दिए गए हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जलवायु क्लाइमेट्स के आधार पर इसे हम कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल मरुस्थल भी कहा जाता है। नाम की उत्पत्ति कहा जाए कि थल क्या, मरुस्थल में जो थल शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेत की लकीरें। और अगर पूछा जाए इसका कुल लगभग क्षेत्रफल कितना है, इस भारत के थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसका विस्तार भारत के में 85%, जो कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, और पाकिस्तान में लगभग ये 15% हिस्से, जिसे हम चोलिस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान है और ये वाला क्षेत्र क्या है, भारत है। तो ये तो आपको ये फैक्ट पता चल गया दोस्तों। उसके बारे में हम आखिर ये बात करेंगे कि कोई क्षेत्र क्यों मरुस्थल क्यों होता है, कोई क्षेत्र, किसी क्षेत्र को हम मरुस्थल क्यों कहते हैं। तो पहले ये बताएंगे कि मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बारिश कम हो, अर्थात बारिश के आधार पर ही हम किसी भी क्षेत्र को हम मरुस्थल के रूप में बांट सकते हैं। तो भारत में मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है। भारत के 3 प्रमुख मरुस्थल, जो कि आप हेडिंग में यहाँ देख रहे हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार भारत में पाए जाने वाले मरुस्थलों की 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है गर्म और शुष्क रेगिस्तान, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके जो कि लोगों के बारे में वही धारणा रहती है, अगर रेगिस्तान या मरुस्थल नाम लिया गया है तो तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और रेगिस्तान के बारे में ही सबका दिमाग जाता है, इसलिए मैंने उसको आपको दिखाया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जिसे हम क्या कहते हैं, तो राजस्थान वाले मरुस्थल को, या इसे हम गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान कहते हैं, हॉट एंड एरिड डेजर्ट। तो उदाहरण के हिसाब से इसे हम थार का रेगिस्तान इसका नाम है। कौन कैसे मरुस्थल को, तो जो गर्म और शुष्क होते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये अत्यंत गर्म होता है और शुष्क होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि भारत में दूसरे स्तर का रेगिस्तान है, उसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है, उदाहरण में लद्दाख। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये अत्यंत ठंडा और शुष्क होता है दोस्तों, ये एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई होता है। तीसरे स्तर के अगर हम बात करें, ये अर्ध शुष्क तटीय नमक दलदल क्षेत्र होता है, सेमी एरिड सैलाइन्स मार्श होता है। उदाहरण के लिए जो भारत का गुजरात का क्षेत्र होता है, इसे हम कच्छ का रण कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, ये गर्म होता है और मौसमी और खारा दलदल होता है, और ऐसे दलदल क्षेत्र होता है। यहाँ पर कोई बालू या कि धूल भरी ये सब सूखापन नहीं होता है, लेकिन दलदली क्षेत्र की वजह से ही इसको हम क्या कहते हैं, ये अर्धशुष्क तटीय क्षेत्र को ही हम क्या मान लेते हैं, एक तीसरे प्रकार का मरुस्थल। तो सबसे पहले जो मैंने आपको परिभाषा बताया था, उसको भी एक बार आप फिर से देख लीजिए कि मरुस्थल की परिभाषा क्या होती है दोस्त। तो ऐसा शुष्क एवं क्षेत्र जो होता है, अर्धशुष्क क्षेत्र, जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ कठिन होती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर
सेंटीमीटर में अगर नाप तोल करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है ना, या 10 इंच से कम हो, तो वैज्ञानिक रूप से रेगिस्तान वह क्षेत्र होता है जहाँ पूरे वर्ष में औसत वर्षा जो होती है कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, ढाई या 250 या कि इंच में बोलें तो 10 से भी कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम मरुस्थल की परिभाषा देते हैं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। आपको बताना चाहूँगा कि जो थार का मरुस्थल है उसकी जलवायु एवं तापमान के बारे में अगर हम बात करें तो ये शुष्क और शुष्क होता है पहली बात, तो अर्ध शुष्क भी रहेगा, ठीक है। और जो चरम मौसमी बदलाव की विशेषता के बारे में बात की जाए जैसे कि वार्षिक वर्षा, तापमान और विशेष जलवायु विशेषताएं, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें वर्षा भी जो मैंने बताया कि वार्षिक वर्षा रेनफॉल कितना होगा, तो ये 25 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद अगर गर्मियों में मई जून के समय में यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा 45 टू 50 डिग्री तक होता है, तथा सर्दियों में जो इस समय का मौसम है, सर्दियों में दिसंबर से जनवरी तक, तो 5 डिग्री टू 10 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है। रातों में ठंडियाँ बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं। उसके बाद हम विशेषता अगर इसके बाद यहाँ पर लू, गर्मियों में चलने वाले अत्यंत जो गर्म महसूस हवाएँ होती हैं उसे हम लू कहते हैं। ये धूल भरी आंधियाँ होती हैं, डस्ट स्टॉर्म होती हैं और इसकी स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है दोस्तों। तो उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, अभी अभी हमने जो बात की है नदी तंत्र, झीलें, मरुस्थल से आकृतियाँ, हवा, पानी और की कमी से अद्वितीय भौतिक या भौगोलिक संरचनाएं जो बनती हैं। यहाँ के बारे में हम बात करेंगे। जो राजस्थान का प्रमुख नदी जो है उसे हम लूनी क्या कहते हैं, लूनी कहते हैं। लूनी नदी कहाँ निकलती है, अरावली पर्वतमाला से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है जो कि गुजरात में है। तो विशेषता इसकी क्या होती है, समुद्र तट तक नहीं पहुँचती है, मतलब बीच में ही ये गायब हो जाती है, और इसे अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी भी इसीलिए कहा जाता है। और इसकी एक विशेषता और होती है लूनी नदी की कि ये जैसे अगर इतनी लंबी नदी है तो यहाँ का ये वाला क्षेत्र जो होगा इतना ये खारा होगा, और इधर इसका जो शेष क्षेत्र जो बचा हुआ ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र जो है ये मीठे पानी का होगा। इसकी एक खास विशेषता होती है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें कि राजस्थान में जो झीलें पाई जाती हैं, खारे पानी की झीलों, उससे हम प्लाया कहा जाता है वहाँ पर आम भाषा में, स्थानीय लोग उसे हम थंद भी कहते हैं। और प्रमुख झीलें जैसे कि सांभर झील, लूनकरणसर झील से ऐसे झीलें होती हैं। और क्या बात करेंगे, जैसे कि वहाँ पर हवाएं चलती हैं और हवाओं के कारण वहाँ पर कुछ आकृतियाँ, रेत के टीले कैसे बन जाते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीले बन जाते हैं जिसे हम बरखान के नाम से जानते हैं। और कुछ मतलब रेत के टीले ऐसे बन जाते हैं मेड़ेनुमा, तो इसे हम अनुदैर्ध्य टीले भी कहा जाता है। हवा की दिशा के समानांतर से बनी रेत की रेखीय पट्टियाँ, इसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य टीले। उसके बाद सीफ किसे कहते हैं, अगर ऐसे सांप के नुमा ऐसी आकृति बन जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, लकीरें खेत की मेड़ की जैसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, सीप। और मरुद्धांश कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत अगर जल इकट्ठा रहता है तो वहाँ पर मरुस्थल से इसे हम मरुद्धान कहते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले जो उद्यान होते हैं इसे मरुस्थान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इतना तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आपको मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक विशिष्ट प्राणी और वनस्पतियाँ जो पाई जाती हैं उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो वनस्पति और वन्यजीव के बारे में। तो कठोर वनस्पतियों में जीवित रहने वाले कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने वाले अनुकूलित जीवन जो होता है, यहाँ पर रहना बहुत स्ट्रगलफुल होता है, चाहे आदमी हो चाहे ये जीव हो कोई भी हो। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वनस्पतियाँ जो कि बहुत कम पाई जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो पाई भी जाती हैं वो जीरोफाइट होती हैं। जीरोफाइट मीन्स होती हैं कि मरुद्भिद, मतलब कम पानी में ही अपना जीवन यापन करने वाली होती हैं, जैसे कि खिजड़ी और बबूल यहाँ पर प्रसिद्ध है। राजस्थान का अगर बात करें कि राज्य का वृक्ष क्या होगा, राज्य के बीच उसे खिजड़ी कहेंगे। बबूल, कैक्टस, ये सभी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। अगर वन्यजीव वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो प्रमुख जानवर जैसे भारतीय जंगली गधा जैसे ब्लैक बक ये पाए जाते हैं, और महत्वपूर्ण पक्षी जैसे ग्रेट इंडियन बैस्टर्ड्स, ये यहाँ का राष्ट्रीय बहुत ही जो डेंजरस है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो संकटग्रस्त जो कि इस समय नहीं है या कि बहुत कम ही है, तो ये है यहाँ पर। और मिट्टी क्या होती है कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से रेतीली और कैल्शियम युक्त कम उपजाऊ पाई जाती है। तो आपको तो ये सब पता चल गया होगा दोस्तों।
इतना जानने के बाद अब हम बात करें कि जनसंख्या और अर्थव्यवस्था और विकास के बारे में, कि यहाँ की जो स्थिति होती है, यहाँ का जो क्षेत्र है, वो हमारे देश की जनसंख्या के बारे में इसका क्या योगदान होता है। तो विश्व का सबसे सघन वसा हुआ मरुस्थल से एवं इसकी जीवन रेखा। तो आपके बारे में बताएं कि यहाँ पर विश्व में जितने भी रेगिस्तान पाए जाते हैं, वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 83 लोग रहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल से बना है, और राजस्थान की लगभग 40% आबादी यहीं पर निवास करती है। अगर अर्थव्यवस्था में बात करें कि यहाँ पर ऊन उत्पाद ज़्यादा होता है, और खनिज में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जिप्सम से नमक भी पाए जाते हैं। अगर बात करें तो जीवन रेखा में जैसे कि इंदिरा गांधी नहर, जो कि इसका विशेष योगदान होता है यहाँ, इससे पानी पीने के लिए और सिंचाई की सुविधा में भी बहुत ही योगदान देता है। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि हाँ, इसमें इस क्षेत्र में खेती और बसावट को भी संभव पाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ हैं, जो इंदिरा गांधी नहर की वजह से, इसलिए इसे हम थार के मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ की जो सिटी है, जैसे कि जैसलमेर और जोधपुर, तो जो कि यहाँ पर जैसलमेर सिटी है, इसको हम कहते हैं गोल्डन सिटी, और जो ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं, इसे जोधपुर सिटी के नाम से। इसी प्रकार हम बात करेंगे अब भारत के दूसरे प्रकार के मरुस्थल के बारे में, जो कि लद्दाख में पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, महान हिमालय के पर है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि भौगोलिक स्थितियाँ, जैसे कि जियोग्राफिकल लोकेशन के रूप में बात करें, तो काराकोरम श्रेणी की उत्तर और जास्कर श्रेणी के दक्षिण से के बीच में स्थित है ये, और यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तो जिस कारण मानसूनी हवाएं यहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं। प्रमुख झीलें यहाँ पर क्या हैं? पेंगोंग त्सो और त्सो मोरवारी, ये खारे पानी की झीलें होती हैं, और प्रमुख ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर पाए जाते हैं दोस्तों। तीसरा और महत्वपूर्ण से जो भारत का तीसरा मरुस्थल के नाम से जिसे जाना जाता है, कच्छ का रण, जो कि खारा दलदल के रूप में है, गुजरात में स्थित है। ये अद्वितीय और विशाल एवं शुष्क तटीय होता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसके विस्तार के बारे में, जैसे कि ये कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, पहली बात, जिसे महान रण के नाम से भी जाना जाता है। और छोटा रण से लिटिल रण के में भी विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है, एक महान रण, ग्रेट रण, और एक छोटा रण। तो इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर शुष्क मौसम में पहली बात तो यहाँ पर दलदल पाए जाते हैं, और जब मौसम शुष्क हो जाता है तो यहाँ पर नमक की सफ़ेद परत बन जाती है। और उत्पत्ति क्या हुआ है? ये इस क्षेत्र का उत्पत्ति हुआ है कि अरब सागर का उथला हुआ हिस्सा हुआ है, जो कि नदियों के जमाव के कारण थोड़ा-सा यहाँ पर दलदल क्षेत्र बना रहता है। और यहाँ पर जंगली गधे, जो कि आप देख रहे हैं, और कुछ जीव, जिसे हम राजहंस के नाम से जाना जाता है, कि ये जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसको अच्छे से सुना। थैंक यू।